हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे एक बार फिर से पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि अब हम लोग क्लास 10 जो कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आने वाला है, ठीक है, यानी आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th में जितने भी साइंस के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन, यानी कंप्लीट एक एक चैप्टर का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, शॉर्ट बेस्ड और लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, ठीक है, केस स्टडी, ये सारा क्वेश्चन का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस कंप्लीट सॉल्यूशन की कड़ी में आज हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है, शॉर्ट, लॉन्ग और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारा खूबसूरत सा चैप्टर है, जिस चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ। पहला क्वेश्चन क्या आता है? ओम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ओम्स लॉ का स्टडी आपको करना होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, उसका ग्राफ, और इसमें एक ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप ओम्स लॉ देखिए। ओम्स लॉ होता क्या है? यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ओम्स लॉ का जो घटना है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू आपका चेंज होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना कि ओम्स लॉ किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो वो जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा। ये ओम्स लॉ जो है वो जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या है? VIR, यानी वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया ना, आपको एक कहानी बताया कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन बोलना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पहले आप लोग लिखना सीखो सभी लोग, ठीक है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर को चेंज करते हो तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू चेंज होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक कंडक्टर। यानी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के लिए होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट is directly proportional to current flowing through it। ये एक सबसे बेस्ट डिफिनीशन है, आप लोग इसको याद करो और लिखने का प्रैक्टिस करो। क्या क्या बोले कि जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कंडक्टर को अक्रॉस कर रहा है, किस पॉइंट के लिए? 2 पॉइंट के लिए, क्योंकि डिफरेंसेस 2 पॉइंट के लिए होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी यहां पे हम लोग कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, कब? जब हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हटाने के साथ एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? R। क्या बोलते हैं? R। और यहाँ पे I है तो यहाँ पे I दे देंगे, यानी V इक्वल टू RI, और इसी को लोग बोलते हैं V इक्वल टू IR। यही आपका है ओम्स लॉ। यही आपका क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में पूछेगा तो आपको सबसे पहले इसका डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, पहला काम करना होगा। दूसरा काम आपको करना होगा इसका डिफिनीशन लिखना होगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो फॉर्मूला है इसके बारे में बताना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बात लिखा था, क्या चीज, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे, V इज इक्वल टू आई आर। अब जब कभी भी आप ग्राफ बनाने जाओगे, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू आर आई, ठीक है, ऐसा इसलिए हम लिखते हैं ताकि एक सुटेबल चीज का एहसास होता है। जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे ग्राफ जो है, ध्यान से समझिएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब I था तो इस साइड वाला इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कभी भी हम लोग लिखते हैं तो एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आपका I होगा और यहाँ पे क्या होगा, V होगा। यहाँ पे I होगा, यहाँ पे क्या होगा, V होगा, और जो हमारा ग्राफ था वो ऐसे स्लोप बनता था, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस। यानी V और I के ग्राफ के स्लोप को हम लोग क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस बोलते थे। तो यहाँ पे कहानी पता चलता था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो एक ग्राफ होता था y इक्वल टू एम एक्स, एक ग्राफ होता था हम लोग का क्या, y इक्वल टू एम एक्स। तो ये y इक्वल टू एम एक्स कोई अगर पूछेगा तो अब इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये जो y इक्वल टू एम एक्स है, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। तो जब ये y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो अब इस चीज को देखो, जो चीज बताया है ना उसको इस पे फिट करो, तो जो ये y है, ये y पे आपका क्या हो गया, v हो गया। देखना जो बताया सारा सुटेबल इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये y पे क्या हो गया, v हो गया, और ये जो m है वो m क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, और ये जो x है वो x पे क्या मिल गया, i मिल गया। यानी v इक्वल टू स्लोप r और i, यानी v इक्वल टू i। देखो प्रूफ हो गया, हमने ग्राफ से इसको प्रूफ कर दिया। तो ये जो हम लोग का स्लोप है, ये जो हम लोग का स्लोप है, वो स्लोप क्या बता रहा है, ये जो हम लोग का स्लोप है ये क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है रेसिस्टेंस को। स्लोप क्या बता रहा है, रेसिस्टेंस को। और यही आपका स्लोप जो है वो V और I के ग्राफ को बताता है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्लोप है वो कहां से निकलता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से निकलता है। y इक्वल टू एम एक्स, जहां पे y जो है वो v को बताया, m जो है स्लोप रेसिस्टेंस को बताया, और x जो है वो i को बताया। तो v इक्वल टू आर आई, यानी v इक्वल टू हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, IR के नाम से जान सकते हैं। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये स्लोप क्या है, ये स्लोप क्या है, तो स्लोप एक प्रकार का रेसिस्टेंस है जो V और I के ग्राफ से हमको मिला है। यहां तक बातें क्लियर है। अब जैसे एक आगे जाओगे तो एक बहुत ही बढ़िया फेमस क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है। वो क्वेश्चन ये है, विच वन हैज मोर रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में छपता है, विच वन हैज मोर रेसिस्टेंस, किसके पास रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम 3 आपको दे रहे हैं और यही आपको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि अब कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा, ठीक है। यहाँ पे I है, यहाँ पे आपका V है, ठीक है, यहाँ पे आपका I है और यहाँ पे आपका V है, यहाँ पे आपका I है और यहाँ पे आपका क्या है, V है। 3 अलग अलग हम लोगों ने ग्राफ को देखा। यहाँ पे I भी, यहाँ पे I भी और यहाँ पे V और I। तो जरा सोच के बताइएगा कि इसमें 2 हम लिए हैं, इसमें भी हम 2 लिए हैं, इसमें भी हम 2 लिए हैं, ठीक है। इसमें A और B, इसमें B और A, इसमें A और B। अब हम पहला केस आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में किसके पास रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। नो डाउट इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने जा रहा है, इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने जा रहा है कि आपको एक ऐसा ग्राफ देगा और पूछेगा कि दोनों में से किसके पास रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आप एक तरीका जान लो कि कभी भी अगर y एक्सिस पे लेके चलोगे तो V होता है और x एक्सिस पे I होता है। तो यहाँ पे सिंपली V इक्वल टू आई आर अगर होगा तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि V बाई आई इज इक्वल टू आर। क्या होगा, V बाई आई इक्वल टू आर, यानी V बाई आई इक्वल टू आर। तो जब ऐसा आपको ग्राफ दिखेगा और स्लोप का मतलब क्या कि इन दोनों पे बैठो, जिस पे बैठने के बाद जल्दी फिसल जाओगे उसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, ठीक है।
तो इन दोनों में अगर आप ए पे बैठोगे तो आप जल्दी स्लिप कर जाओगे, जबकि बी पे बैठोगे तो धीरे धीरे स्लिप करोगे। तो कहने का मतलब कि जब ए पे बैठोगे तो जल्दी स्लिप कर जाओगे, तो ए का स्लोप ज्यादा, और जब ए का स्लोप ज्यादा तो टिक कर लेना कि ए का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इस क्वेश्चन में ए के पास क्या होगा, मोर रेसिस्टेंस होगा। ए के पास क्या होगा, मोर रेसिस्टेंस, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस तो उल्टा कर दिया। सेकंड केस क्या कर दिया, उल्टा यहाँ पे आई दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, भी। तो अब जब हम लोग यहाँ पे ग्राफ करेंगे तो v इक्वल टू आई आर होगा, तो यहाँ पे तो उल्टा कर दिया ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i बाई v। तो बताओ v बाई आई को r बोलते हैं, तो जब i बाई v हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 बाई r। तो जब 1 बाई r कर दिए तो ये तो पूरा उल्टा हो गया। तो जब ये कहानी पूरा उल्टा हो गया तो इस केस में बताइए तो सोच के a होगा कि b होगा। तो इस केस में जो आंसर आ रहा था उसका उल्टा कर दो। जिस केस में, इसमें तो सिंपली ये था तो ये सीधा था तो ये आ गया। जब ये इसका उल्टा है तो जो इसका कम होगा वही सबसे ज्यादा, जो ज्यादा होगा वही सबसे कम। तो इसका जो सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ए। यानी ए का जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोर रेसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस केस में आंसर आपका ए हो जाएगा। जबकि अगर इस केस के बारे में हम बात करेंगे तो ये v बाई आई है। तो जब यहाँ पे v और i है तो सिंपली v इक्वल टू जब आई आर करोगे तो यहाँ पे v बाई आई इक्वल टू आर, यानी v और i है। तो इन दोनों में किस पे बैठोगे तो जल्दी स्लिप कर जाओगे, तो a पे बैठोगे तो जल्दी स्लिप कर जाओगे। तो ये कह देना कि a के पास जो होगा वो क्या होगा, मोर रेसिस्टेंस होगा। तो सिंपली यहाँ पे तीनों को मिला के हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ देख के पूछेगा कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सबसे पहले देखना कि क्या वाई एक्सिस पे भी है, एक्स एक्सिस पे आई है। अगर ऐसा होगा तो सिंपली जो ज्यादा झुका हुआ होगा उसका आंसर तुम लोग टिक कर देना। अगर ये उल्टा देगा तो जो सबसे कम होगा उसको कर देना। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, रेसिस्टेंस। सिंपली समझिए, अभी हम लोग ओम्स लॉ देखे हैं तुरंत। अभी ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, v इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में क्या देखे हैं, v इज इक्वल टू हम लोग आई आर यहाँ पे देखे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि v बाई आई तो इक्वल टू हम लोग r कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको हम लोग पलट देंगे, i बाई v कहेंगे, क्या कहेंगे, i बाई v, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई r। और एक नया टर्म आपको बता दे रहे हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। हालांकि 10th के लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन सीख लो। ठीक है, रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। हमारा टॉपिक है रेसिस्टेंस किसको कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो समुद्र में लहर उठता है, या फिर सिंपली अगर शांत अवस्था में पानी चल रहा है और किसी पत्थर के टुकड़े से अगर टकराता है तो कहीं ना कहीं वैसे उछाल आ जाता है पानी में। तो कहीं ना कहीं वो पानी के चाल का रुकावट कौन बना था, पत्थर। आप खूब मजे से रास्ता में चल रहे हो, ठोकर लगा तो क्या किया कि वो आपके चाल को रोक दिया, वो आपकी स्पीड को रोक दिया। तो कहने का मतलब कि किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट को रोकने के लिए जिस ऑब्स्टेकल, जिस रेसिस्ट पावर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहलाता है क्या, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यानी रेसिस्टेंस कोई आपसे पूछेगा कि रेसिस्टेंस हम लोग कहते किसको है, तो आप क्या कहोगे कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current। यानी जो करंट के फ्लो को रोकता है उसको कहते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोधक। ठीक है ना, तो ये आपका रेसिस्टेंस हुआ। अब रेसिस्टेंस को बेसिकली हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से। और रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, ओम। और इसका जो सिंबल होता है किसी भी
सर्किट में वो ऐसे होता है, या फिर इसको हम लोग ओमेगा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसका सिंबल है जो आप लोग याद रखना, ठीक है ना। हाँ, कहीं कहीं रेसिस्टेंस देता है, कहीं कहीं रेसिस्टर देता है। तो रेसिस्टर क्या है, जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम किसी भी सर्किट में दिया तो वहां पे वो रेसिस्टर बोलता है, तो घबराना नहीं है, वो एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो रेसिस्टेंस आपको क्लियर हो गया कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को रोकता है उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। मान लो कि आपके पास एक सर्किट है, एक बल्ब को जलाना है, ठीक है, और करंट जा रहा है 100 एम्पियर, बल्ब को चाहिए 30 एम्पियर, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध यानी एक रेजिस्टेंस लगाना होगा जो 70 एम्पियर करंट को रोक देगा, बाकी 30 उसको भेज देगा। तो कहीं ना कहीं सर्किट में रोकने के लिए, करंट को रोकने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक दूसरा डिफिनेशन हमारा ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू करंट, यानी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी बोल सकते हो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। दो डिफिनेशन आपके साथ है, दोनों में से कोई भी आप लिख दो। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस कैन बी डिपेंड अपॉन। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग याद रखो। रेसिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला है कि ये डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ ऑफ द वायर पे, लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा किस पे करेगा, ये टेम्परेचर पे, दूसरा टेम्परेचर पे करता है। तीसरा किस पे करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है। और चौथा करता है नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर एयर गैप वाला भी आप लोग लिख सकते हो, नेचर ऑफ मटेरियल या एयर गैप बिटवीन दी पोल। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपका मेन 4 पॉइंट है, ठीक है। लेंथ ऑफ दी वायर पे जरा सोच के हमको बताओ, एक वायर है, इसका लेंथ इतना छोटा, एक वायर है, इसका लेंथ इतना बड़ा। तो अगर लेंथ छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कम आएगा, तो कम पार्टिकल रहेगा तो रोकने का भी क्षमता क्या होगा, कम होगा। अगर लेंथ बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बहुत ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो रोकने का क्षमता भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं लेंथ जो है रेसिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी ये जो है लेंथ रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रुकने का क्षमता भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रुकने का क्षमता भी घटेगा। तीसरा बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे मान लो कि जब आपके पास ये सिलिंड्रिकल फेस है तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये और ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया। आप इसको निकाल के साइड में देखोगे ना तो जस्ट लाइक ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर एरिया। ये क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर एरिया। ऐसे आपको दिख रहा है ना, आप इसको निकाल के ऐसे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर एरिया। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अभी हम क्या बताएं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब अगर एरिया कम रहेगा तो रोकने का क्षमता ज्यादा, और एरिया अगर बढ़ा देंगे तो रोकने का क्षमता क्या हो जाएगा, कम। तो एक बढ़ाते हैं दूसरा घटाते हैं तो वो इनवर्सली होता है, और एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, या एक घट रहा है दूसरा घट रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली। तो रोकने का क्षमता को अगर बढ़ाना है तो एरिया को कम करना होगा, और रोकने का क्षमता को अगर घटाना है तो एरिया को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो आप इन 4 पॉइंट को बेसिकली याद रखना। और ये 2 पॉइंट जो है जिसको हम मार्क कर रहे हैं येलो से, ये वाला, इससे आपको एक नया टर्म का आगाज होगा जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस,
ठीक है। तो बेसिकली एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपको क्या आएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस कैन बी डिपेंड अपॉन, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर 2 से 3 नंबर में आ गया तो आप इसके बारे में लिखना, फिर लिखना कि ये इस पे डायरेक्टली करता है कि इनवर्सली करता है, लेंथ पे डायरेक्टली करता है, और कहीं ना कहीं आप डायग्राम से भी कर लेना, ठीक है ना। तो लेंथ पे, टेम्परेचर पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कहीं ना कहीं वायर के थिकनेस पे भी करता है, ठीक है। तो वो आपको लेंथ में ही आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में, रेसिस्टिविटी, ठीक है। इससे पहले हम लोग ओम्स लॉ देखे हैं, रेसिस्टेंस देखे हैं, रेसिस्टिविटी देख रहे हैं। चलिए इसको अच्छे से आप लोग समझिए। रेसिस्टेंस में अभी आपको हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, क्या कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। सेकंड क्या कर लो, रेसिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। जब दोनों को मिलाओगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा बताओ, आर प्रोपोर्शनलिटी टू एल बाई ए, यही होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट आता है उसी को बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो, या इसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रो एल बाई ए। और अब जो ये रेसिस्टेंस है वो कोई मामूली रेसिस्टेंस नहीं है। जब यहाँ पे रेसिस्टिविटी आ जाता है तो इस केस में इसका नाम आता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए हुआ। तो आपको बेसिकली बात करना है किसके बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से समझो कि कब आपका रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टिविटी के बराबर होगा, यानी रेसिस्टिविटी का आपको डिफिनीशन बोलना होगा। तो क्या बोलोगे, एक हमारा छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लो। जब आप लेंथ लोगे 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कट गया, यानी रो इक्वल टू आर हो गया। यानी रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, resistivity of a material can be defined as when we take 1 meter length with respect to the cross section area 1 meter square, then it is called resistance या it is also called resistivity। यानी जब आपका रेसिस्टेंस 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के रेशियो के बराबर होगा तो ये रेसिस्टेंस आपका रोह के बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो R इक्वल टू रो हो गया। तो हमको यहां से रोह के बारे में बात करना है। तो जब R इक्वल टू रोह एल बाई ए किए हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू रोह एल। तो जब यहां से आप रोह को निकालोगे, जब यहां से आप रोह को निकालोगे तो जो निकालना है उसके बगल वाला टर्म हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, आर ए, ठीक है। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या आता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो इक्वल टू आर का मतलब रेसिस्टेंस और इसका यूनिट होता है ओम, और एरिया का मतलब मीटर का स्क्वायर, और बाय लेंथ है तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, यानी यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। क्या हो गया, ओम मीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आता है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, और रेसिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुणवत्ता है, ठीक है ना। तो R इक्वल टू रोह एल बाई ए, जहां पे वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, और रोह निकालना होगा तो रोह इक्वल टू आर ए बाई एल। ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा तो रोह जो है वो रेसिस्टेंस के बराबर होगा, रोह जो है रेसिस्टेंस के बराबर होगा कब, जब लेंथ 1 मीटर और पर यूनिट एरिया 1 मीटर का स्क्वायर लोगे तो वही रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। यही आप डिफिनीशन लिख देना, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंशिएट आपको करना होगा कि किसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, किसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले इसको देखते हैं, ठीक है। टॉपिक हम लोग का क्या है, सीरीज, इसको अच्छे से देखना आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन,
आइए इसको अच्छे से आप लोग देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी रेसिस्टेंस होगा वो कनेक्ट होगा इंड टू इंड। जैसे ये रेसिस्टेंस है तो इसके इंड पे दूसरा, इसके इंड पे दूसरा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वेन, ध्यान से सभी लोग देखेंगे और समझेंगे, वेन टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस, when two or more than two resistance which are joined from end to end, यानी जहां पे रेसिस्टेंस जो है वो इंड टू इंड ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे देखो यहाँ पे एक खत्म हुआ, फिर दूसरा शुरू हुआ, ये खत्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ, ये खत्म हुआ, चौथा शुरू हुआ, यानी इसको हम लोग बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3, इसको बोलेंगे R4। यानी जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वेन टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस, वेन टू और more than two resistance which are joined from part to part, इसमें क्या होगा, पार्ट टू पार्ट। पैरेलल कैसे आप पहचानोगे, जब आपका रेसिस्टेंस है वो पार्ट टू पार्ट होगा। जैसे देख लो, एक पार्ट ये हो गया, अगला पार्ट ये हो गया, अगला पार्ट ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन R1, R2 और R3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सीरीज और ये हो गया आपका पैरेलल। दोनों के बीच में अभी पहला डिफरेंशिएट हम लोग किए। दूसरा जो इसका डिफरेंशिएट है वो क्या है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। अगर इसमें करंट आई गया तो इससे करंट क्या निकलेगा, आई ही निकलेगा। तो यानी कह सकते हैं करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही चार्ट बना के और दोनों को डिफरेंशिएट करके लिखना होगा, ठीक है। सीरीज में करंट आपका सेम होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम। क्या होता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो जब इसमें करंट सेम है, इसमें वोल्टेज सेम है, तो दोनों का उल्टा कर दो। इसमें जब वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यानी करंट चेंज, क्या कह सकते हो, करंट चेंज। और इसमें करंट सेम है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज चेंज, ठीक है। ये आप पॉइंट इसको याद रखना। अगर इसमें वोल्टेज V1 है तो V2, V3, V4, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो चेंज करता है डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस। अगर इसमें V1 तो इसमें V2, इसमें V3, इसमें V4। जबकि इसमें आपका वोल्टेज सेम रहेगा, करंट चेंज करेगा, R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3, ठीक है। ये आपका कुछ पॉइंट है। उसके बाद आप अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा को मिला के एक बड़ा टुकड़ा का फॉर्मेशन किया जाता है, तो छोटा छोटा जो है वो इंडिविजुअल है, और द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्ट टू फॉर्म ए बिगर पार्ट, देन दिस पार्ट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट पार्ट। तो R इक्विवेलेंट का मतलब होता है छोटे छोटे रेसिस्टेंस को मिला के जो एक बड़ा रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसमें R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, यानी जितना आपका नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिया होगा। जबकि पैरेलल में उल्टा होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस डॉट 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 1/Rn। इसमें जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपका R इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इसमें आंसर आएगा, जैसे इसमें आंसर आया 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 5/4, तो जब इसमें R इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसको पलट देना, क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो पैरेलल में जो भी आंसर आएगा उसको पलट के आप R इक्विवेलेंट का आंसर बोलना। अगर नहीं पलटोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो जब R इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, इसमें क्या होगा कि ये कभी भी आएगा तो इंडिविजुअल, यानी मान लो कि इसका 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, तो 2 और 4 6 और 6 12 और 12 और 8 20,
यानी कभी भी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के तुलना में क्या होगा, इससे उसका वैल्यू ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट में कह सकते हो कि जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी इंडिविजुअल आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लार्जर कह सकते हो या फिर बिगर कह सकते हो। जबकि अगर आप पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का तुलना अगर करोगे इंडिविजुअल से तो उसका कभी भी अगर आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि वो रेसिप्रोकल के रूप में है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका मेजर डिफरेंसेस हुआ किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक और पॉइंट था जो छूट गया था, वो क्या था कि इसमें क्या सेम है, करंट सेम है। तो जब करंट सेम रहता है और उसको मेजर करने के लिए जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं आमीटर। तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग आमीटर का प्रयोग करेंगे, जबकि इसमें क्या सेम है, वोल्टेज सेम है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। तो ये मेजर डिफरेंसेस है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम लोग अगला बात करते हैं, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों में से एक तो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आता है या तो सीरीज का या तो पैरेलल का प्रूफ करने के लिए देता है। यानी क्वेश्चन मिला जुला के यही बोला है कि आर इक्विवेलेंट यानी आर सीरीज में आपको प्रूफ करना है R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखोगे। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, ये सबको सॉल्व करने के लिए सर्किट डायग्राम कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले यहां से करंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये आपका एक सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, बेसिकली यहां से आपका करंट जाएगा। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, आमीटर, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तीन तो रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, R3 हो गया। इसको हम लोग बोल देंगे R1, इसको बोल देंगे R2, इसको बोल देंगे R3। आपको बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज चेंज करता है। तो यहाँ पे जब करंट आई जा रहा है तो यहाँ से भी करंट क्या निकलेगा, आई ही निकलेगा, लेकिन वोल्टेज R1 है तो V1, R2 है तो V2 और R3 है तो V3 होगा। अब इसी को आप लोग लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, ये काम आप लोग को करना होगा, क्लास 10 के लिए बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेटस कंसाइडर, एकदम लैंग्वेज पे ध्यान देना, कितना सिंपल लैंग्वेज है। लेटस कंसाइडर 3 रेसिस्टेंस, लेटस कंसाइडर 3 रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 which are joined from end to end। ठीक है, हम लोग के पास 3 रेसिस्टेंस है R1, R2 और R3, जिसमें तीनों को हम लोग ज्वाइन किए कहां से कहां, एंड टू एंड तक। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट remains same flowing through the circuit, flowing through this circuit। यानी अगर हम लोग का यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट जो होगा वो सेम होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखना। यहां पे कहानी आएगा किसका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोग ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, V = IR,
अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर सीरीज और पैरेलल प्रूफ करना होगा तो देखना चेंज क्या कर रहा है। तो आपको पता होगा कि इसमें करंट सेम है, चेंज क्या कर रहा है, वोल्टेज। तो जब आपका वोल्टेज चेंज कर रहा है तो यहाँ पे पहले वोल्टेज को तोड़ दो, यानी यहाँ पे लिख दो कि इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज को क्या कर सकते हो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3, क्योंकि वोल्टेज आपका चेंज कर रहा है। तो जब आप ऐसा सीन लिख सकते हो तो अब V को चेंज करो, तो जब V1 कहोगे तो यहाँ पे क्या कहोगे, IR1, ओम्स लॉ लगा, क्योंकि जब V1 है तो IR1, यानी सीरीज है तो करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज करेगा तो आपका रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग V2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, IR2, और V3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, IR3। इस सबको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फिर से फ्रॉम ओम्स लॉ एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन ओम्स लॉ, यानी V इक्वल टू IR है तो इसका वैल्यू पुट करो 1 और 2 में। तो V का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे नहीं करो, ये वाला हो गया 1 और 2, इसको 1 मान लो, इसको आप लोग क्या मान लो, 2 मान लो, इसको 3 बोल दो। तो जब हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू, इसको यहां से चेंज कर लो, ऐसे कर लो, 1 और 2 था ये, तो इसको आप डायरेक्ट बोल दो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ V इक्वल टू IR इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसका वैल्यू इसमें पुट करो, तो V का वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, IR, और V1 का वैल्यू इसको ले लो 1 और 3 से इसको जोड़ लो, तो V1 का वैल्यू क्या कहोगे यहाँ से, IR1, V2 का वैल्यू क्या कहोगे, IR2, और V3 का वैल्यू क्या कहोगे, IR3। तो ये सब में IR, इसमें कॉमन क्या है, I है, तो क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं, देखेंगे सभी लोग, डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी से जस्ट पहले हम लोग सीरीज के लिए बात किए थे, अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेंगे, ठीक है, अच्छे से सब लोग देखिए इसका डायग्राम। सबसे पहले हम लोग के पास सेल होगा, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, और ग्रुप ऑफ सेल मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो भी रेजिस्टेंस होगा वो एंड टू एंड नहीं होगा, कहां से कहां होगा, पार्ट टू पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्ट टू पार्ट बनाओ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, और यहाँ पे 3 पार्ट, और सबको जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से जैसे करंट आई जाएगा तो करंट बट गया यहाँ पे I1, I2 और I3 में, और पैरेलल है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो तीनों में क्या होगा, सेम होगा। रेसिस्टेंस इसका है R1, इसका R2 और इसका है R3, ठीक है। और पैरेलल है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, सीरीज था तो आमीटर, और पैरेलल है तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐसे कर लो, आप यहाँ पे सिंपली वोल्ट मीटर लगा लेना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर प्लस और माइनस। वोल्ट मीटर कभी भी लगाना तो खास करना पैरेलल रेसिस्टेंस के ऊपर ही लगाना। अब इसका हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, और डेरिवेशन क्या करना है भाई, डेरिवेशन करना है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब सब लोग इसको देखिए, हम लोग इसको पहले लैंग्वेज वाइज लिखते कैसे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, लेटस कंसाइडर। देखिए लैंग्वेज सभी लोग देखेंगे, लेटस कंसाइडर 3 रेसिस्टेंस, लेटस कंसाइडर 3
resistance R1, R2 and R3 in parallel combination voltage remains same and current change in R1 is I1, R2 is I2 and R3 is I3। ठीक है ना। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ओम्स लॉ के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग क्या देखे थे, सबको पता था ना, क्या बात किए थे, V इक्वल टू आई आर, और क्या बोले थे, चेंज जो कर रहा है उसके बारे में बात करो। तो इसमें चेंज कर रहा है, करंट वोल्टेज सेम है, तो जो चेंज कर रहा है पहले उसका इक्विवेलेंट निकालो। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि चेंज तो यही कर रहा है। तो अब यहाँ पे ओम्स लॉ का कंडीशन V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना। तो अब I इक्वल टू वी आर, तो जब यहाँ पे हम लोग I1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई R1, क्योंकि करेंट चेंज तो रेजिस्टेंस चेंज और पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो जब I2 है तो क्या हो जाएगा, V बाई R2, और जब I3 है तो क्या हो जाएगा, V बाई R3। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सिंपली इसका और इसका वैल्यू हमको पुट करना होगा किसमें, 3 में, सॉरी 2 में ना, 2 में कर दो। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं ओम्स लॉ, तो हम लोग के पास V इक्वल टू आई आर था, तो हम लोग का कहानी I पे चल रहा है, तो I इक्वल टू क्या था, V बाई आर था। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस चीज को प्रूव करो, ठीक है ना। तो I इक्वल टू क्या था, V बाई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और तो यहाँ पे लिख दो I का वैल्यू से जोड़ दो, I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो V बाई आर इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है, V बाई R1, I2 का वैल्यू क्या है, V बाई R2, और I3 का वैल्यू क्या है, V बाई R3। V बाई R इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, V, तो क्या निकल जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। यहाँ से V कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, 1। तो कह सकते हैं कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिंपली कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल में आता है, तो जो भी आंसर आएगा उसको पलट देना। यहाँ पे सिंपली कुछ नया हम लोग नहीं किए हैं, जो वैल्यू है ये V इक्वल टू आई आर, तो पहले हम लोग V इक्वल टू आई आर था, तो क्या आपका चेंज कर रहा था I, तो I इक्वल टू V बाई, इसका वैल्यू पहले लिख दिए, और ये जो I मिला था 2 से उसको लिख के उसके वैल्यू को हम लोग ने क्या किया, पुट किया। ठीक है। तो इसको आप लोग कर लो। अगला हम लोग बात कर रहे हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना। तो अगला जो हम लोग का एक खूबसूरत सा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस करना, जैसे आप देख लो केटल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल जो होता है उसमें देख लो, आयरन में देख लो, बेसिकली गीजर में देख लो, फ्यूज में देख लो। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एप्लीकेशन है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कहाँ से आया, आज बहुत हम लोग इंटरेस्टिंग वे से जानेंगे कि ये आया कहाँ से। सबसे पहले हम लोग को पता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या पता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। यानी एक नया चीज सीख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का एरिया जो चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को महसूस करता है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए पॉइंट विच आर प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड when we bringing a unit positive charge from infinity to that point। अगर हम लोग इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे लाएंगे तो वर्क डन होगा किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज को लाने के रिस्पेक्ट में, कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां पे इंफिनिटी से कोई भी चार्ज उस पॉइंट पे लाएंगे तो वर्क डन होगा किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो V इक्वल टू हम लोग क्या सीखे, W/Q। अब यहां से आप लोग अच्छे से ध्यान देना, फॉर्मूला प्रूफ होते जाएगा। V इक्वल टू W/Q है तो W इक्वल टू V इंटू Q हो सकता है ना। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू IT, क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू IT। तो W इक्वल टू V का V और Q इक्वल टू IT हुआ, यानी W इक्वल टू क्या हो गया, VIT हो गया। ठीक है। और वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू ये होता है E, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जूल और E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों का यूनिट जो है सेम है। तो जहां पे वर्क डन है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे W के बदले हम लोग रिप्लेस कर दे किससे, E से, तो E इक्वल टू क्या हो गया, VIT हो गया। ठीक है। अब आइए ओम्स लॉ, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V इक्वल टू IR। तो जब V इक्वल टू IR पढ़ा था तो E इक्वल टू V के बदले क्या कहा दो, IR। V के बदले IR हो गया और पहले से I है और यहाँ पे T है, तो E इक्वल टू I स्क्वायर, I इंटू I क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर RT। ठीक है। तो E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जगह क्या ले लेगा, H। तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कोई पूछेगा तो बोल देना, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। टाइम पे भी डिपेंड करता है, बस यही तो है। इसका डिफिनीशन कोई ज्यादा भारी कहाँ है। हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी रेसिस्टर, हीट प्रोड्यूस किस में होगा, रेसिस्टेंस में। सोचो ना, करंट जा रहा है रेसिस्टेंस में, रोकता वही है, तो जो कोई लगातार भेज रहा है और कोई वहां पे रोक रहा है तो लगातार वहां पे रबिंग होगा, कंडक्टिंग के चलते वहां पे क्या होगा, रबिंग, और रबिंग के चलते वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर, डिफिनेशन सुनो, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, resistance and time, then this expression prove the Joule law of heating effect। या सिंपली तुम कह सकते हो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, जब तीनों को मिलाओगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तो H प्रोपोर्शनलिटी टू I स्क्वायर RT, H प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वल कांस्टेंट K I स्क्वायर RT, K को 1 मान लो तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया। ठीक है। तो ऐसे भी बात को प्रूफ कर सकते थे। तो जब H इक्वल टू I स्क्वायर RT हुआ, यहां तक तो सबको क्लियर है। तो ये H इक्वल टू I स्क्वायर RT आप यहां से कंप्लीट कर लेना। और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे एक फॉर्मूला हम आप लोग के सामने ये बता रहे हैं, देखिए ये हो गया सभी को क्लियर, यहां तक आप लोग एक बार सभी लोग देख लीजिए। यहां पे एक हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, हम लोग H इक्वल टू VIT भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग E इक्वल टू VIT बोल सकते हैं तो E के बदले किससे रिप्लेस कर रहे हैं, H से, तो H इक्वल टू VIT और H इक्वल टू VI। आप आगे चल के अभी हम तुरंत पढ़ाएंगे, P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है VI, पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो P इक्वल टू VI भी कह सकते हो, और P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये भी तो फॉर्मूला हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बन जाता है। देखो हम कहां से उसको मैच कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं E इक्वल टू VIT जाने हैं और E को रिप्लेस किए किससे, H से, तो H इक्वल टू VIT हो गया। और VI किसका होता है, पावर का, तो P इक्वल टू VI, और P इक्वल टू हम लोग अभी देखेंगे VI होता है P इक्वल टू W बाई T होता है,
P इक्वल टू वी स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर, और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो जब यहाँ पे वी आई है तो वी आई को रिप्लेस कर दिए P से, और P इक्वल टू ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी, तो P इक्वल टू हम लोग रिप्लेस कर दिए वी स्क्वायर बाई आर से। तो यहाँ पे वी आई को P और P को वी स्क्वायर बाई आर, और इंटू टी है तो T, तो हीट एनर्जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी हो सकता है। और ये एक प्रकार का हीट एनर्जी है। तो इसका कोई आपसे पूछेगा कि एसआई यूनिट बताइए, तो हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, इसीलिए इसका नाम है जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है एक, राइट द एप्लीकेशन। क्वेश्चन क्या आता है? राइट द एप्लीकेशन, राइट द एप्लीकेशन of Joule's law of heating effect, Joule's law of heating effect। क्वेश्चन क्या है कि Joule's law of heating effect का एप्लीकेशन बताइए, यानी Joule's law of heating effect कहां कहां पे प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग एक टी के तल, ठीक है, यानी चाय वाला जो हम लोग केतली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज होता है ना, तो इसमें कह सकते हैं। दूसरा हम लोग गीजर, ठीक है, गीजर में कह सकते हैं। तीसरा बल्ब में कह सकते हैं। चौथा इलेक्ट्रिक आयरन में कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा आप एक आप कह सकते हो सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज। फ्यूज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत इसका बॉयलर में भी कर सकते हैं, यानी इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है कि इसका हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ना तो उस समय बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 जूल। बात नहीं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल है तो E इक्वल टू क्या है? VIT है, चाहे H इक्वल टू क्या है? VIT है ना। तो आपको बस करना क्या है, अगर कभी भी आप 1 जूल का बात कर रहे हो या किसी भी फॉर्मूला में 1 का बात करते हो, जैसे 1 वाट, 1 जूल, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, और उसमें 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, जैसा वो रहता है तब। जैसे H इक्वल टू VIT है तो VI, जैसे E इक्वल टू VIT है ना, तो E का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा कितना में? 1 सेकेंड में। इसी को हम लोग 1 जूल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में क्या कहलाएगा? 1 जूल। अब जैसे P इक्वल टू W/T होता है। P इक्वल टू क्या होता है? W/T। तो W का मतलब वर्क डन, इसका यूनिट क्या होता है? जूल। तो 1 जूल वर्क डन करने में जो यूनिट टाइम लगता है, इसी को बोलते हैं 1 वाट। तो बस फॉर्मूला को लिख के 1 टर्म लगा दो, उसी को लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दो। ये 1 जूल, 1 वाट, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का अभी एक सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग का क्या था? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है। अच्छा, ये कमर्शियल और इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल का मतलब जूल में, जो कम अमाउंट में लोग जिसका प्रयोग करते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या? जैसे हम लोग एक दुकान खोले, इंडस्ट्री खोले, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिलिंग होगा, पावरिंग होगा, कैपेसिटी होगा, वो बहुत बड़े पैमाने पे होगा, बृहद पैमाने पे होगा। तो उस समय इंडिविजुअलाइज नहीं होता, उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कमर्शियलाइज होने लगता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो kWh होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1 kWh इज इक्वल टू हाउ मच जूल। ठीक है, 1 kWh में कितना जूल होता है? तो हम लोग अब यहाँ से प्रूव करेंगे। 1 kWh को हम लोग 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कह सकते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुने 60 3600 हो जाएगा, और ये हो गया 1000 वाट।
वाट अभी बताया है कि P इक्वल टू W बाई टी। W का मतलब वर्क, वर्क का जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट कहते हैं, तो वाट को जूल बाई सेकेंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वाट है तो यहाँ पे जूल बाई सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कट गया। 36 का 36 लिखो, और पावर कितना है 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5। और जब हम लोग पावर को बढ़ाते हैं तो यहाँ से पॉइंट को हम लोग देते हैं, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 आंसर किस में आया, जूल में। तो 1 kWh, 1 kWh में कितना होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कॉमर्शियल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज बृहद पैमाने, बड़े पैमाने पे किया जाता है, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पावर के बारे में, ठीक है ना। चलिए एक खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग देखेंगे, पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, जैसे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसका रेटिंग हम लोग पावर से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, मेजर करते हैं। तो पावर क्या होता है, सबसे पहले पावर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, P से। पावर का मतलब द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कार्य आपके घर में हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कंज्यूम किया जा रहा है, तो द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग के पास रहता है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है किसमें, पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर सिंपली पावर के नाम से जानेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है। तो P इक्वल टू क्या बोले, वर्क डन पर यूनिट टाइम का मतलब बटे, जहां पे पर आता है वहां पे बटे होता है। तो P इक्वल टू W बाई टी होता है। अब देखो आप फॉर्मूला पढ़े हो, V इक्वल टू W बाई क्यू पढ़े हो ना। तो जब V इक्वल टू W बाई क्यू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो अब इसी को इसमें पुट कर दो, ठीक है। P इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो पहले स्कोर कर लो, ठीक है। और खास करके कभी भी आप लोग एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा और जहां पे आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो उसको ऐसे घेर देना, वो हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू W बाई टी, एक फॉर्मूला ये मिला। P इक्वल टू W को हम लोग क्या बोले, V इंटू क्यू, और बटा में यहाँ पे T है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से एक नया फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं। क्या प्रूफ कर रहे हैं, तो P इक्वल टू V को V छोड़ दो, बाई T को T, और Q का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू IT करेंट इनटू टाइम। तो Q के बदले यहाँ पे क्या हो गया, IT, ठीक है। तो T से T मर गया, तो P इक्वल टू VI हुआ, एक नया फॉर्मूला फिर मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया अजूबा तरीका है। क्या करेंगे, एक बार V को चेंज करेंगे, एक बार I को। ओम्स लॉ का तो फॉर्मूला आपको पता है, V इक्वल टू आई है, तो एक बार V का वैल्यू चेंज कर देंगे, एक बार I का, तो दो तो फिर नया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। चलो बच्चा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पे काम करो। क्या करोगे, P इक्वल टू वी आई है, तो पहले हम लोग V को चेंज कर ले, तो V इक्वल टू होता है आई आर होता है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू V के बदले चेंज करके क्या कर दो, आई आर, और पहले से I बुला रहा है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू आई इंटू आई का स्क्वायर और R, ये हो गया, ठीक है। ये मिला, तीसरा फॉर्मूला हम लोग का मिल गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, P इक्वल टू वी आई है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, और जब I निकालेंगे तो इसके बगल वाला नीचे, यानी I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर। तो यहाँ पे V को V छोड़ दें और I को चेंज कर दे V बाई आर, तो यानी P इक्वल टू मिल गया हम लोग को V स्क्वायर बाई आर, यानी पावर का हम लोग को टोटल कितना फॉर्मूला मिल गया भाई, 4 मिल गया, ठीक है ना। 4 कौन कौन मिला, तो पहला P इक्वल टू W बाई टी मिला, दूसरा P इक्वल टू क्या मिला, VI मिला, तीसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिला, और चौथा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर मिला। यानी पावर का इतना फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे P इक्वल टू W बाई टी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे सब लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है यूनिट, ठीक है। अब एक यूनिक पेन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का अगर यूनिट कोई पूछेगा तो P इक्वल टू W/T, और वर्क का होता है जूल और टाइम का सेकंड। तो यहाँ पे जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट, ठीक है। सिंबल होगा कैपिटल W। तो हम लोग का अभी खत्म हुआ क्या चीज, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। तो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सारा हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको एक काम करना होता है, गिवन डेट लिखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट 10 एम्पियर, तो यानी आई का वैल्यू हो गया कितना, 10 एम्पियर, और टाइम दिया है 2 मिनट, तो टी का वैल्यू हो गया 2 मिनट। तो टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है, तो 2 गुने 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यही बोला था। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू एनी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए बोला, तो क्यू निकालने के लिए बोला। तो क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, आई टी के लिए क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। आई का वैल्यू कितना है 10 और टी का वैल्यू कितना है 120। तो 120 गुने 10 कितना हो जाएगा 1200, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। यानी पहला क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम और चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। तो करंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन किए तो 1200 कूलम आ गया। सेकंड कह रहा है इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, वैल्यू होता है। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात आएगा तो वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी क्यू इक्वल टू एनी फॉर्मूला को हम लोग प्लेस करते हैं। तो जब क्यू इक्वल टू एनी होगा तो जब हम लोग एन निकालेंगे तो इसके बगल वाला नीचे और क्यू हो गया ऊपर। तो क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पहला क्वेश्चन से पता था ना 1200 कूलम, और ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। खास करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार का नंबर है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है सब्जेक्टिव का, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले देखिए। सम वर्क इज डन टू मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। यानी एक चार्ज है जो इंफिनिटी से पॉइंट ए तक मूव कर रहा है। यानी एक चार्ज है क्यू जो इंफिनिटी से पॉइंट ए तक मूव कर रहा है स्पेस में, ठीक है ना। इंफिनिटी से तो स्पेस में ही आएगा। द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ए इज गिवन एज भी। यानी एक पोटेंशियल ए है पॉइंट का, ठीक है ना। ये एक ए है और यहाँ पे जो चार्ज है वो मूव कर रहा है क्यू, जो इंफिनिटी से मूव करके इस पे आ रहा है। जिस पॉइंट पे आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भी बोल रहे हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज। तो सिंपल सा चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। तो ये वर्क डन पूछ रहा है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। क्वेश्चन खत्म। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन में कोई खास बात था ही नहीं, ठीक है। Q और V के रिस्पेक्ट में वर्क डन का फॉर्मूला बताना था, तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए पॉइंट विच आर प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट वर्क इज डन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं एक खूबसूरत सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर फॉर द corresponding वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट और वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग पास कर रहा है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो जब V और I का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, I होगा, यहाँ पे क्या होगा, V होगा। तो I का वैल्यू क्या है 1.5, तो यहाँ पे ले लो 1.5, फिर क्या ले लो 3, फिर क्या ले लो 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लोगे 9। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना, वैल्यू हम लोग उल्टा लिख दिए। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये I हो गया एक्स एक्सिस पे, ये V हो गया वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जब I का वैल्यू, तो I का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ओरिजिन, इसको मान लो 0, फिर यहाँ पे मान लो 0.5,
फिर मान लो 1, फिर क्या मान लो 2, फिर क्या मान लो 3 और फिर क्या मान लो 4.0। ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या है 1.5, फिर क्या है 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 9, फिर क्या है 12। ऐसा आपका ग्राफ है। तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में और ये वाला इसके रिस्पेक्ट में। तो ग्राफ आपका बनते जाएगा इस प्रकार से। ग्राफ जो है बनते जाएगा आपका इस प्रकार से, यानी ये स्लोप बनते जाएगा। भी ऊपर है, आई नीचे है, तो स्लोप आर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप, और स्लोप बराबर होता है क्या रेसिस्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट्स ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो पता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आर का वैल्यू। तो जब भी आपको आर का वैल्यू लिखना होगा तो टॉप लिखो भी का वैल्यू। तो टॉप भी का वैल्यू कितना है 12 और आई का वैल्यू कितना है 4। तो 12/4 का वैल्यू 3। तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना। इसको करो जल्दी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर द फ्यूज वायर एंड व्हाई। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो क्या है सेफ्टी डिवाइस है, विच आर यूज्ड ए लिमिट अमाउंट ऑफ करेंट। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में और क्या क्या बात बोल रहे हैं, बहुत क्लेरिफाइड वे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो बहुत लिमिट अमाउंट ऑफ करेंट को यूज करता है। ठीक है। व्हेन करेंट इज मैक्सिमम फ्लो थ्रू ए सर्किट, जब किसी भी सर्किट में करंट क्या करेगा ज्यादा फ्लो करेगा, देन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है। जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। देन इट हेल्प द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक to prevent the electric circuit damaged। एकदम अच्छे से देखो, हम क्या किए कि जब किसी भी सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका जो वायर है ना वो क्या कर जाता है मेल्ट की, ताकि जो भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है वो डैमेज नहीं हो पाए। ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड, किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। तो हम लोग खास करके एलॉय, ठीक है, हम लोग खास करके कह सकते हैं कि जो भी हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना उस फ्यूज में हम लोग एलॉय मटेरियल यूज करते हैं। एलॉय क्या है कि मेटल या मेटल नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है ना। तो एलॉय का हम लोग यूज करते हैं। और क्यों करते हैं तो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और रोकने का क्षमता जो होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है वो बहुत क्या होता है ज्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है। तो सारा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर। ठीक है ना। यानी एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है, थिकनेस डी दिया हुआ है। ठीक है ना। और रेसिस्टिविटी रो है। तो बोल रहा है कि जब हम उस कंडक्टर को 4 इक्वल पार्ट में काटते हैं, मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, जब हम लोग इस कंडक्टर को 4 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग काटते हैं तो नया रेसिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है।
क्या क्या दिया हुआ है कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, लेंथ L, थिकनेस D और रेसिस्टिविटी रो, और इसको 4 इक्वल पार्ट में काटते हैं तो नया वाले रेसिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझिए, जब आप रेसिस्टेंस को इक्वल पार्ट में काट रहे हो ना तो नया वाले रेसिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंडक्टर। यानी रेसिस्टिविटी जो होता है ना वो किसी भी कंडक्टर पे इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो नया वाला जो रेसिस्टिविटी है वो आपका क्या होगा, वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो आप पार्ट काट रहे हो वो पार्ट कैसा है, इक्वल है। तो पहला का आंसर आप लोग को क्लियर हो गया ना। क्या क्लियर हुआ कि जो भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस R, लेंथ L, थिकनेस D है, रेसिस्टिविटी रो है, और जब आप उस कंडक्टर को 4 इक्वल पार्ट में काट रहे हो तो जो पुराने वाले कंडक्टर का रेसिस्टिविटी है इक्वल पार्ट में काटने के बाद भी उसका नया रेसिस्टिविटी भी सेम होगा, कोई चेंज नहीं करेगा। और इसका सबसे बढ़िया आंसर लिख देना क्या कि रेसिस्टिविटी, देखो क्या लिखना, हम यहां पे बता देते हैं, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट फॉर एनी कंडक्टर। ठीक है ना, यानी रेसिस्टिविटी जो है ना वो कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसे स्वतंत्र रहता है। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेसिस्टेंस इफ ऑल दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखना। सबसे पहले हम लोग 4 इक्वल पार्ट में काटते हैं पैरेलल के रिस्पेक्ट को लेके। ठीक है ना, तो बताइए क्या होगा, ये भी R/4, ये भी R/4, R/4, R/4। ठीक है, तो जब आप इसका पैरेलल निकालोगे तो पैरेलल हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रहे हैं। पैरेलल के लिए क्या आता है, 1/R इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, तो 1/R1 का मतलब R/4, तो R/4, 4 चल जाएगा ऊपर, प्लस फिर 4/R प्लस 4/R और प्लस 4/R, तो सबको जोड़ोगे तो 4 4 8 4 12 4 16, तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू हुआ क्या, 16/R, और इसको सॉल्व करोगे R इक्विवेलेंट तो आंसर आ जाएगा R/16। आंसर क्या आ जाएगा, R/16। सबको आया समझ में। तो पैरेलल में अगर इक्वल पार्ट में काटने के बाद R इक्विवेलेंट का वैल्यू पूछेगा तो R/16 बोल देना। सिंपली आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक, हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे जब आप बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। शॉर्ट ट्रिक से कितने भाग में काट रहे हो, 4 भाग में, तो R/4 है, R/4 है, और जितने भाग में काट रहे हो, ठीक है, उतना नंबर का मल्टीप्लाई नीचे से कर देना। तो कितने भाग में काट रहे हो, 4 भाग में, तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे से कर देना, तो R/16। देखो आंसर आ गया ना। ये पैरेलल के लिए ट्रिक था। अब सीरीज के लिए देखो, 4 भाग में काटोगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो R/4, ठीक है, R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 और प्लस R/4, सबको जोड़ दो तो 4 का एलसीएम 4, 1 2 3 4, 4R, 4 से 4 कैंसिल, आंसर हो गया R इक्विवेलेंट का आंसर क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि टोटल जो हम लोग कट किए हैं वो R/4, सीरीज में कि पैरेलल में। सीरीज के लिए ऊपर में मल्टीप्लाई, पैरेलल के लिए नीचे में मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई, जितने भाग में काट रहे हैं, तो 4 भाग में काट रहे हैं तो इसको हम लोग सीरीज है तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4 से 4 कट गया, आंसर हो गया R। ये एकदम अजूबा नया ट्रिक है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था और बिना स्ट्रेस का सिंपल वे में हम लोग से बनता हुआ दिखाई दे दिया। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट हैज 2 रेसिस्टर। एक स्टूडेंट के पास 2 रेसिस्टर है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट के पास 2 रेसिस्टर है, 2 ओम का और 3 ओम का। सी हैज टू कनेक्ट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। यानी एक स्टूडेंट के पास 2 रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस है, जिसमें से एक का वैल्यू है 2 एम्पियर, 2 ओम, और एक का है 3 ओम। अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू का प्रयोग करना है, कहां पे,
R2 के बदले में, R2 के बदले में प्रयोग करना है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करना है, जो कि करंट जो है इस पूरे सर्किट में वो 9 एम्पियर जा रहा है। तो बताइए कि दोनों में से किसको आप चॉइस करोगे, कौन इसका सुटेबल आंसर होगा, बस यही बताना है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे किसका पुटअप करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। टोटल इंटायर सर्किट में अगर हम लोग V का वैल्यू बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोग गिवन डेट ले लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, V का वैल्यू दिया है कितना, 12 वोल्ट। इंटायर करंट I का वैल्यू कितना दिया है, I का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था ना कितना, 9 एम्पियर। बहुत बढ़िया, 9 एम्पियर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो जब R यहाँ पे निकालोगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। V कितना है, 12 बटा में 9, तो 3 से 3 चौके 12, 3 9, यानी R का वैल्यू कितना हुआ, 4/3। कितना हो गया, 4/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे समझिए सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पे R1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 ओम। अब इस R2 का वैल्यू हमको तो नहीं पता है, इस R2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो इस R2 को तुम R2 ही मान लो, ठीक है ना। और ये टोटल R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 4/3, तो 4/3 आ गया। इसको पुट करना है पैरेलल में, तो उलट के ना करोगे, कितना आ जाएगा, 3/4। तो 3/4 1/R इक्विवेलेंट का, तो प्रूव करो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, 3/4 इज इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू, तो 1/R1 का वैल्यू कितना है, 1/4 और प्लस 1/R2। तो जब यहां से 1/R2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। सॉल्व करो, 1/R2 इज इक्वल टू कितना आया, 4 का 4, 3 में से 1 घटेगा, 3 माइनस 1, यानी 1/R2 इज इक्वल टू 2/4। और R2 जब निकालोगे तो 4/2, यानी R2 का वैल्यू आ गया कितना, 2 ओम। तो देखो तो 2 ओम, यानी 2 ओम का तो बात किया था। बोलो क्लियर हुई कि नहीं, कहानी क्लियर हुआ कि नहीं। क्या हमने किया कि बोल रहा था कि आपके पास 2 रेसिस्टेंस है, दोनों में से कौन सा सुटेबल चॉइस होगा, कहां पे, इस R2 के बदले, जबकि इस पूरे सर्किट में करंट जो दिया जा रहा है वो 9 एम्पियर और वोल्टेज है कितना, 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो V 12 वोल्ट, करंट 9 एम्पियर, ओम्स लॉ का प्रयोग करते हुए V इक्वल टू आई आर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो R इक्वल टू V बाई आई, तो 4/3, 12/9 था, कट के 4/3 आया। इसको पैरेलल में प्रयोग करना है तो 3/4 होगा। एक वैल्यू दिया है, एक नहीं है, टोटल का वैल्यू पता है। तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्विवेलेंट पलटोगे तो 3/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/R2। तो R2 निकालना है तो इसमें से ये घटेगा तो R2 का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 2 ओम जो है वो सुटेबल चॉइस होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 2 लैंप्स रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट, यानी एक लैंप जो है वो 100 वाट रेट कर रहा है 220 वोल्ट पे, ठीक है, और दूसरा कर रहा है 200 वाट एट 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन, एक सीरीज में है दूसरा पैरेलल में, ठीक है ना। सीरीज में भी निकालना है और पैरेलल में भी सप्लाई ऑफ वोल्ट 220 ही है और दोनों में करंट निकालना है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल सा चीज देखो, यानी 2 केस बनेगा। सबसे पहले यानी यहाँ पे P1 का वैल्यू कितना हो गया, 100 वाट, ठीक है, और V का वैल्यू क्या हो गया, 220 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना है, R, क्योंकि जब रेजिस्टेंस निकलेगा तभी तो सीरीज और पैरेलल करोगे ना, तो R निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो P इक्वल टू पढ़े हो V²/R, तो जब P1 तो R1 निकलेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से R1 आप निकालोगे तो V²/P1 कर लोगे, क्लियर है ना। यानी P1 पहला पावर का वैल्यू दिया और वोल्टेज दिया, वोल्टेज तो सेम है इसलिए सिर्फ V लिख रहा है। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस निकालोगे ना, तब ना दोनों को सीरीज में और पैरेलल में करके फिर करंट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो R1 इज इक्वल टू V²/P1, तो V² 220 गुने 220 बाई P1, P1 का वैल्यू कितना है, 100 वाट, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, 22 गुने 22, 484 ओम आया R1 का वैल्यू। चलिए अब सेकंड केस के लिए करो, तो सेकंड केस के लिए P2 का वैल्यू कितना दिया है, पावर 200 वाट दिया है और वोल्ट दिया है कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे R2 को निकालोगे, तो जब P2 हम लोग निकालेंगे तो V² बाई R2
तो जब यहाँ से हम लोग R2 को निकालेंगे तो V स्क्वायर बाई P2। चलो सॉल्व करो, P स्क्वायर नहीं P2 कर दो, P2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, V स्क्वायर 220 गुने 220 बाई, ठीक है, P2 कितना है, P2 का वैल्यू है 200 वोल्ट, 200 वाट, एक से एक खत्म, एक से एक खत्म। ठीक है, 22 गुने 22 484, और 484 बाई 2 करोगे तो दो दुनी के 4, 4 दुनी के 8, 2 दुनी के 4, यानी 242 ओम आ गया। ठीक है ना, तो इसको माने हो R1 और इसको क्या माने हो R2 का वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको निकालना है सीरीज और पैरेलल। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर RS निकालेंगे सीरीज तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 होगा ना। तो R1 का वैल्यू कितना है 484 और R2 का वैल्यू कितना है 242। दोनों को जोड़ो तो 4 और 2 6, 8 और 4 12, 4 2 6 1 7, 726 आए, एक बार जोड़ लो, 4 2 6, 8 4 12 का 2 और 4 2 6 1 7। RS का वैल्यू मिल गया। अब करंट पूछ रहा है तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, आर का कितना सीरीज में, तो बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V का वैल्यू 220 और R का वैल्यू 726। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे I का वैल्यू मिल जाएगा सीरीज केस के लिए। ठीक है ना, अब जब यहाँ पे पैरेलल का बात कर रहे हैं तो पैरेलल वाला केस यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो 1 बाई R1 का वैल्यू और प्लस 1 बाई R2 का वैल्यू को सॉल्व कर लो। 1 बाई R1 का वैल्यू कितना है बताओ, 1 बाई 484 और प्लस 1 बाई 242। तो 484 और 242 का एलसीएम लोगे तो 484, ये एक बार में और ये दो बार, तो 2 1 3, 3 बाई 484 तो पलटोगे तो 484 बाई 3, यानी 3 से 16 3 48। ठीक है, 3 एकम 3 और तितरी के 9, यानी 161.3 आ गया। ये आर पी का वैल्यू। ठीक है, यानी आर इक्विवेलेंट किसमें, पैरेलल इक्विवेलेंट में इतना वैल्यू आ गया। तो इस केस में जब करंट निकालोगे तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो V का वैल्यू 220 अब बटा में कितना है 161.3। इसको सॉल्व कर लो, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। सबको क्लियर हुआ ना क्वेश्चन? क्या हमने किया, बहुत सिंपल है। पहला पावर, पहला वोल्ट, तो यहां से पहला रेजिस्टेंस निकल गया, दूसरा पावर, दूसरा वोल्ट, तो इसका रेजिस्टेंस निकल गया। दोनों को एक बार सीरीज में जोड़ दो, R1 प्लस R2, और जो वैल्यू मिल रहा है फिर ओम्स लॉ के थ्रू करंट निकाल दो। फिर दोनों को एक बार पैरेलल में जोड़ दो और उसके बाद जो वैल्यू मिल रहा है फिर उससे ओम्स लॉ के थ्रू करंट का कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल, यानी क्वेश्चन क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल, किसी भी मेटल वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया है, उसका लेंथ 5 मीटर। ठीक है, और रेसिस्टेंस जो दिया वो 100 ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो जब रेसिस्टिविटी निकालना है तो आपको पता है ना, R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो आपको पता है। तो R का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 100 ओम इज इक्वल टू रो का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू कितना दिया है, 3 गुने 10 के पावर -7। तो इससे आप रेसिस्टिविटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं, बताइए तो। बहुत तो सिंपल है ना। तो क्या आप लोग करोगे, 100 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू रो इंटू 5। जब यहां से रो का वैल्यू निकालोगे तो इसके बगल वाला टर्म हो जाएगा नीचे, 100 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -7। सिंपली रो का वैल्यू निकाल लो, बात हो गया खत्म। ठीक है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो बन गया सबसे ना, पहला क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ इट इज स्ट्रेच 10 मीटर। पहले 5 मीटर था, 10 मीटर। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 100 ओम दिया हुआ है, यही ना। अब बोल रहा है कि नया रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा जब हम लोग लेंथ को क्या करते हैं, लेंथ को क्या कर रहे हैं,
5 है तो 5 का दुगना 10 ना हुआ, यानी 5 है ट्वाइस हो गया तो 10, तो लेंथ जो है वो 2l हो गया। रो का रो कर दो, तो जब लेंथ 2l होता है, लेंथ जब दुगना होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाता है, तो एरिया जो है वो a/2 होगा, तो बाई 2 कर दो ऊपर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो 2 × 2 4l और बाई a। अब बताओ तो यहां से रो l/a का वैल्यू r का वैल्यू 100, तो ये हो गया 100 और यहाँ पे 4, तो 100 × 4 कितना हो गया 400 ओम। तरीका से आओ, कोई भी न्यूमेरिकल बहुत हम लोग इजी वे में लेके चलेंगे। कितना आ गया 400 ओम। क्या किए कि r रेसिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम दिया है, कब, जब 5 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि देखो एरिया चेंज नहीं किया हुआ है, तो रो l/a कर देंगे, और जब इसका ट्वाइस कर रहा है तो लेंथ दुगना कर रहा है तो एरिया आधा होगा, तो आधा का मतलब 42 को कर दिया ऊपर, तो 2 × 2 4। रो l/a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100, 100 × 4 400, बात खत्म। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है ना, यानी हम लोग का तो काफी खूबसूरत क्वेश्चन, यानी बेहतर क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में कर रहे हैं, यानी कंप्लीट वन शॉट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का बेसिक लेक्चर और उसके साथ बेसिक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन था अभी हमारा अगला स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब ये फॉर्मूला है H = I²RT। ये कैसे आता है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इक्वेशन नंबर 1। Heat produced in any resistor is directly proportional to resistance, equation number 2. Heat produced in any resistor is directly proportional to time, equation number 3. जब तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get, जब तीनों को मिलेगा तो क्या बनेगा, H प्रोपोर्शनलिटी टू I²RT, और H हटाएगा प्रोपोर्शनलिटी तो इक्वल के साथ कांस्टेंट के I²RT, के का वैल्यू ले लो यहाँ पे 1, तो प्रूफ हो गया H = I²RT। और पीछे पूरे लेक्चर में देखना, इसका एक और तरीका हमने दिया था। तो ये आपका हुआ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। Then this law expressed the Joule law of heating effect. Second कह रहा है compute the heat generated while transferring इतना कूलम चार्ज in time 2 hours, potential difference 40 वोल्ट। ठीक है ना, टाइम का कोई लोचा नहीं होता है। ठीक है, H = सिंपली फॉर्मूला जानते हो VIT। ठीक है, और आपको पता है Q = क्या होता है IT, तो सिंपली H = V का वैल्यू दिया हुआ है ना 40 और Q = IT, तो IT को मिला के यहाँ पे Q का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, कितना 96,000 कूलम। मल्टीप्लाई करो तो 6 चौके 24 और 9 चौके 36, 2 38 गुने 3 2 1 2 3 और 10 के पावर 4। और जब आपको 10 के पावर में आंसर आता है तो डेसिमल कर दो, तो 3.842 बढ़ेगा तो 10 का पावर 6, और अगर हीट एनर्जी है तो आंसर किस में आएगा, जूल में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.84 × 10 का पावर 6 जूल। ओके, इस क्वेश्चन में आपके पास 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है, 3 रेसिस्टेंस R1, R2 और R3। यानी R1 दिया हुआ है 10 ओम और R2 दिया हुआ है 20 ओम और R3 दिया हुआ है आपका 30 ओम। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि तीनों रेसिस्टर को, यानी तीनों रेसिस्टेंस को किस प्रकार से हम लोग जोड़ा जाए, तीनों रेसिस्टर को यानी तीनों रेसिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि इक्विवेलेंट जो 15 ओम हो। तो 15 ओम का मतलब आधा, ठीक है, और यहाँ पे 30, 10, 20, 30 ऐसा कुछ लग रहा है, तो 10 और 20 इन दोनों को सीरीज में करेंगे तो 20 और 10 30, और 30 और 30 पैरेलल करेंगे तो 30 और 30 आधा का बात कर रहा है, यानी लग रहा है काम बन जाएगा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को पहले माइंड सेट किए किसमें, सीरीज में, किसको किसको, 10 ओम और 20 ओम को, और 10 20 हो जाएगा 30, और फिर जो 30 बच गया उसको कर देंगे पैरेलल में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या होगा, पहले दोनों जब आर एस सीरीज में निकालोगे
तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बोल दो इसको, 10 और प्लस 20 कितना हो गया, 30 ओम, ठीक है। और फिर इन दोनों को पैरेलल कर दो, यानी 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/30 और प्लस 1/30, तो ये हो जाएगा 30, 1 प्लस 1 2/30, R इक्विवेलेंट अगर करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट हो गया 2/30, तो जब R इक्विवेलेंट करोगे तो उल्टा हो जाएगा 30/2, आगे आंसर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 15 ओम, आंसर आ गया ना, 15 आपको चाहिए था। इसका एक और ट्रिक है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई बाई दोनों का जोड़, ठीक है ना, यानी 30 गुने 30 बाई 30 प्लस 30, ठीक है, यानी कितना हुआ, 30 गुने 30 900 और बाई 30 प्लस 30 60, 10 से 10 6 से 90, 15 छक्का 90, 15 ओम आ गया ना डायरेक्ट। यानी जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ट्रिक होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है ना, इस पे काम कर लेना। और ये डायरेक्ट R इक्विवेलेंट देता है, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन, ठीक है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास अब, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, यानी एलॉय का बेसिकली एलॉय होता क्या है, तो एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल या मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और मेटल या नॉन मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, घुला हुआ जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं एलॉय, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये सब एलॉय हो गया। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होता है उसमें एलॉय का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, सबसे बेस्ट रीजन कि जितने भी एलॉय होते हैं, ठीक है, वो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लो होता है, पहला खास बात। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, हायर होता है। अब मान लो कि जितना भी हीटिंग डिवाइस है वो तो ज्यादा हीट होगा, और जितना ज्यादा हीट होगा तो रोकने का क्षमता इसके पास वैसे भी ज्यादा है, तो ज्यादा ये रोकेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा तो इसका वायर टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए बेसिकली हम लोग सेफ्टी डिवाइस का जो बीच में लाइनिंग में जो वायर लगाया जाता है ना, वो किसका लगाया जाता है, एलॉय का, ठीक है, ये इसका खास बात है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को जोड़ने से 2-3 फायदा है। पहला कि मान लो कि अगर पैरेलल में अगर हम लोग किसी चीज को जोड़ रहे हैं, अगर ये पैरेलल है, पैरेलल में हम लोग किसी चीज को जोड़ रहे हैं जिसमें से अगर एक खराब हुआ, ठीक है, तो ये दो जो है वो डैमेज नहीं होता है, ठीक है, यानी व्हेन वन इज affected then other is work fine, यानी कहने का मतलब कि अगर पैरेलल है, एक खराब हुआ तो दूसरा कोई अफेक्टेड नहीं होगा, दूसरा आसानी से बढ़िया से चलेगा, ठीक है। और सबसे खास बात कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, क्या होता है, वोल्टेज सेम, और करंट क्या करता है, इसमें चेंज करता है, ये भी इसका खास बात है। तो 2-3 कंडीशन है कि इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस में वोल्टेज को सिर्फ सेम चाहिए, अगर एक खराब होता है तो दूसरा अनअफेक्टेड होगा, दूसरा आपको कंटिन्यूअसली क्या होगा, चल सकता है, तो ये इसका कंडीशन है, ठीक है। अभी हम लोग ये पूरे होल वन शॉट में समराइज करते हुए पूरे टॉपिक को हमने डिस्कस किया, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखा। अब ऐसे ही आपका पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज साइंस का अपलोड होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके साथ ही साथ फिर हम लोग एमसीक्यू का मैराथन वगैरह बहुत सारा प्लानिंग आपके साथ है, हम लोग मिलके करेंगे, मिलके धमाल करेंगे और बोर्ड को बेस्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।